जी। अब हम डिस्कस करने लगे हैं लेमा नंबर 4 को। हमारे पास टॉपिक हमारा क्या कल चल रहा था, गैमा फंक्शन। गैमा फंक्शन का जो हमारे पास लेमा 4 है उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, गैमा z इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 टू 1 माइनस टी ओवर n इंटू टी रेज पावर जी माइनस 1 dt। तो ये हमारे पास क्या है जी, इसमें रियल पार्ट ऑफ z जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 0 है। तो इसमें हमारे पास ये जो गैमा फंक्शन की एक डेफिनेशन है, इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रूफ करना चाह रहे हैं। ये बेसिकली अदर डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन इन टर्म ऑफ इंटीग्रल। तो इसमें हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि कंसीडर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 टू n। ये हमारे पास रिजल्ट क्या है, 1 माइनस टी ओवर n होल पावर n इंटू टी रेज पावर z माइनस 1 इंटू डी टी। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन हम क्या कर रहे हैं, टी ओवर n को हम जब पुट कर लेते हैं, बीटा पुट कर लेते हैं। ठीक है, जब टी ओवर n को बीटा पुट करेंगे तो टी जो है वो बराबर हो जाएगी किस चीज़ के, n बीटा के। और जब ये हमारे पास n बीटा के बराबर हो जाएगी तो इसमें हम क्या लिखेंगे, dt जो है वो हम उसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dt n इंटू डी बीटा। अब ये वैल्यूज हमने लिख ली। अब हम आते हैं उसके लिमिट की तरफ। जब हमारे पास इफ़ t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमारे पास लिमिट क्या थी, बेसिकली जो फंक्शन है वो वेरिएबल जो यूज हो रहा है वो क्या है, t है। तो t की लिमिट वैल्यू क्या थी, 0। दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू 0। t 0 होगा तो उसका मतलब क्या होगा, बीटा भी 0 है। अगर हम t को n लेंगे तो फिर बीटा किसके बराबर होगा, क्योंकि t बराबर है किस चीज़ के, n बीटा के। और t को हम 1 लेंगे तो बीटा किसके बराबर होगा, t को अगर हम n लेंगे तो बीटा किसके बराबर होगा, 1 के। तो हमारे पास ये वैल्यूज हम क्या कर लेंगे, इस इंटीग्रल के अंदर पुट कर लेंगे। जब इस इंटीग्रल में हम वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 0 और अपर लिमिट क्या हो जाएगी 1। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस बीटा होल पावर क्या है n इंटू n बीटा होल पावर z माइनस 1 n डी बीटा। ऐसे है ना। हम ऐसा करते हैं कि इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको थोड़ा सा मज़ीद हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड वो कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये अगर आप गौर करें तो n की पावर क्या है z माइनस 1 और इधर n क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, n की पावर z माइनस 1 प्लस 1 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और बीटा क्या हो जाएगा z माइनस 1 डी बीटा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस बीटा होल पावर n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है, अब इसमें अगर आप गौर करें तो ये जो साइड है वो क्या हो जाएगी n की पावर z, ये हमारे पास उसकी लिमिट हो जाएगी 1 माइनस बीटा n बीटा z माइनस 1 डी बीटा और इसकी अपर लिमिट क्या होगी 1 होगी। अब हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होता है कि उसके अंदर दो फंक्शन होते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। हम क्या लेते होते हैं कि फर्स्ट फंक्शन की हम क्या लेते होते हैं, इंटीग्रल लेंगे तो दूसरा फंक्शन को हम क्या लिखते होते हैं, एज इट लिखते होते हैं। अब इसमें से हमारे पास अगर गौर करें तो 1 माइनस बीटा इसकी पावर n है, बीटा की पावर क्या है z माइनस 1 है। अब बीटा की पावर z माइनस 1 है तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बीटा की पावर z माइनस 1 को, इसकी जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो इसकी एक पावर इंक्रीज होगी और वही नीचे टर्म क्या होती है, डिवाइड होती है। ठीक है ना। 1 माइनस बीटा होल पावर n जो है वो हम क्या लिखेंगे, एज इट लिखेंगे।
और साथ इसके हमारी क्या होगी, लिमिट अप्लाई होगी, और लिमिट हमारी क्या थी, 0 से 1 माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1। अब हमारा इंटीग्रेशन ऑफ हमारा क्या होता है, सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ क्या होता है, फर्स्ट। अच्छा, जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बीटा की पावर z ओवर z एज इट रहेगी, n इंटू 1 माइनस बीटा। इसकी पावर क्या हो जाएगी, n माइनस 1 हो जाएगी, जो यहाँ पे बीच से गया है ना था ना, तो डेरिवेटिव लेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगी। अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। जब लिमिट अप्लाई करते हैं, जब हम बीटा को 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये सारी वैल्यू ना आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, 0 को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। अगर हम बीटा को 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 ये भी 0 बन जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे अगेन वही रिजल्ट आएगा। इसका मतलब ये है कि ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और फिर इसमें हमारे पास ये जो बीटा है, इसका फर्दर हमने माइनस बीटा का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस 1 होगा ना, कॉमन आएगा ना, तो वो वाला माइनस 1 और ये माइनस 1 आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। n की पावर z हमारे पास ऑलरेडी थी, n ओवर z जो है ना, ये हमारे पास एक और वैल्यू आ जाएगी, ये वाला n और ये z, ठीक है। और आगे हमारी जो लिमिट है वो क्या है, 0 to 1। बेसिकली अगर आप देखें तो ये z 0 नहीं है, बल्कि गलती से ये लिखा गया था n इंटू दिस, तो फिर छोटा सा डिनोमिनेटर डाल दिया z, तो वो बाई चांस इसके साथ z नार लगा रहा है। बेसिकली ये z और n अलग है, इंटीग्रल 0 to 1 अलग है। ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताना था, इसके अंदर जो राइटिंग मिस्टेक की वजह से थोड़ा सा आया। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू हो गई, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। हम क्या करते हैं, अगेन इंटीग्रेशन बाई पार्ट करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, जब हम अगेन इंटीग्रेशन में पार्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, अगेन जो हमारी इंटीग्रेशन में पार्ट है, ठीक है, दोबारा हम उसके इंटीग्रेशन लेना चाह रहे हैं। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, बीटा की पावर z प्लस 1 ओवर z प्लस 1, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे और ये फंक्शन एज इट लिखेंगे 1 माइनस बीटा n माइनस 1, और इसकी जो लिमिट है वो क्या है, 0 से 1। अब बीटा 0 लेते हैं, 0 1 माइनस बीटा 0, यानी कि ये वाला पोर्शन सारा 0 हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन हमने लिया, बीटा की पावर क्या है, z प्लस 1 ओवर z प्लस 1। अब हमने डेरिवेटिव लेना है इस वैल्यू का, n माइनस 1 इस तरफ आ जाएगा, 1 माइनस बीटा, इसकी पावर क्या हो जाएगी n माइनस 2, और जो माइनस बीटा इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस 1, ऐसे आ जाएगा। अब वो वाला जो माइनस 1 है और ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 0 to 1 और ये वाली वैल्यू सिंप्लीफाई होके आ जाएगी। अब इसमें अगर आप गौर करें तो n माइनस 1 ओवर z प्लस 1 हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, जिसके ऊपर इंटीग्रल इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ऐसे है ना। जब ये वाली वैल्यू हम बाहर लेंगे तो इसके ऊपर हमारा जो इंटीग्रल है वो अप्लाई नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, n की पावर z इंटू n माइनस 1 ओवर z इंटू z प्लस 1, 0 to 1, ये वाला वैल्यू आ जाएगी। और आगे हमारे पास क्या होगा, बीटा की पावर क्या हो जाएगी, z प्लस 1 हो जाएगी, और 1 माइनस बीटा की पावर क्या हो जाएगी, n माइनस 2 d बीटा। और इस प्रोसेस को फिर अगेन हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। जब हम इसको अगेन रिपीट करेंगे तो हम कहते हैं कि हम nth वैल्यू पे इसको जाके देखते हैं, जो उसकी nth वैल्यू है, जो ठीक है ना। बाकी इस तरह वाली वैल्यू सारी वो 0 होती जाएगी ना। जब हम nth वैल्यू में जाएंगे तो हमारे पास n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस 1 ओवर z प्लस n माइनस 1, ये वाली वैल्यू आ जाएगी nth टर्म की। और इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करती जाएगी ना, z प्लस n माइनस 1, और जो 1 माइनस बीटा था उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, n माइनस n आ जाएगी d बीटा। अब 1 माइनस बीटा की n माइनस n है तो इसका मतलब यह है कि 1 माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल होगी, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 आ जाए ना, तो वो हमारे पास 1 हो गया, हमने स्किप कर दिया। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बीटा, इसकी पावर क्या, z प्लस n माइनस 1, इंटीग्रल क्या है 0 to 1। इसकी जब हम इंटीग्रेशन लेंगे अब हमारे पास सिंगल फंक्शन आ गया है। पहले हमारे पास क्या थे, दो
वेरिएबल थे, फर्स्ट और सेकंड, उनके हम इंटीग्रेशन ले रहे थे ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ एक फंक्शन आ गया है। तो इसकी जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, z प्लस n, एक वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल हो जाएगी, नीचे डिनोमिनेटर और लिमिट ये आ जाएगी 0 to 1। जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, जब 1 पुट करेंगे तो 1 और z प्लस n आ जाएगा। इसको अगर आप गौर करें इसी चीज़ को, तो ये हमारे पास ये रिजल्ट बन जाता है n की पावर z इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये वाला जो n है इसको हम शिफ्ट कर देते हैं इधर, ऐसे है ना। बाकी हमारा क्या बन जाएगा, गामा फंक्शन बन जाएगा। ये वाली वैल्यू अगर हम देखते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, n ओवर z प्लस n आ जाएगा। इसके ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब जब ये 1 के बराबर होता है तो बाकी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये वाला। तो इसको जब हम लिमिट वो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हम इंटीग्रल लिमिट लेना चाह रहे थे, ये बाकी ये सारी वैल्यूज हमारी क्या हो जाएगी, गामा z के बराबर आ जाएगी। और यही चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे थे कि गामा z बराबर है इस वैल्यू के। हमारा जो रिजल्ट था, थोड़ा सा इसमें फाइल ओपन हो गई थी इसमें वर्ड में, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा उसकी थोड़ी सी कटिंग आ गई, करके इसमें शिफ्टिंग का हाथ लगाने से ना। चलें जी, अब हमारा जो गामा फंक्शन था और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया कि भी हमारे पास गामा फंक्शन क्या है, और उसकी हमने क्या खड़ी थी, 3-4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और 3-4 लेमाज पढ़े थे जो उससे रेलिवेंट थे। अब हम क्या करते हैं कि आते हैं गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन की तरफ। तो बीटा फंक्शन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बेसिकली अगर आप बीटा फंक्शन की तरफ आएँ तो बीटा पी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 t रेज पावर p माइनस 1 इंटू 1 माइनस t रेज पावर q माइनस 1 dt। इसके अंदर रियल पार्ट ऑफ p और रियल पार्ट ऑफ q जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसको जब हम डेफिनेशन को गौर करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है। तो इसकी और भी इस डेफिनेशन की फार्म्स है, ये एक फार्म है, इससे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फार्म पे आएंगे। बेसिकली इसकी 3-4 फार्म करने के बाद फिर हम इसको फैक्टोरियल फंक्शन की फार्म में ले जाएंगे, क्योंकि बेसिकली हमारा जो टारगेट है, हम इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सीरीज में, ऐसे है ना। उसके लिए हम उसके सोल्यूशन आगे जाके हमने फाइंड करने हैं। जब हमने उसके सोल्यूशन आगे फाइंड करने हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है जी, हमारे पास ये है कि अगर हम इसी डेफिनेशन के अंदर t को हम पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। जब हम t को साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, 2 साइन थीटा कास थीटा डी थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी ना। अब इसकी हम क्या चेक करते होते हैं, लिमिट्स चेक करते होते हैं कि हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो क्या है, ऐसे है ना। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम पहली हमारी लिमिट क्या थी, t इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि थीटा किस चीज़ के बराबर होगा, 0 के। अगर हम t को 1 लेते हैं तो थीटा हमारे पास किसके बराबर होगा, π/2 के, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या हो गया कि ये वाली वैल्यूज हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो ऊपर रिजल्ट था, जो हमारे पास डेफिनेशन थी बीटा फंक्शन की, उसके अंदर हम इसको क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जब हम उसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बीटा पी क्यू इज इक्वल टू, लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी 0 to π/2। साइन थीटा टी हमारा किसके बराबर था, साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू पी माइनस 1, और उसके बाद हमारे पास 1 माइनस टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कास स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो कास 2q माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 साइन थीटा कास थीटा डी थीटा। अब इसमें अगर हम गौर करें, जब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी तो साइन थीटा की एक पावर डिक्रीज हो जाएगी और एक कास थीटा की, ऐसे है ना। तो यहाँ पे हमारे पास -2 है +1 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो साइन थीटा है
उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2p माइनस 1 और cos थीटा की भी 2q माइनस 1 d थीटा। तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो 2 है इसको बैक कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास एक और डेफिनेशन बन जाएगी, बीटा पी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू इंटेग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन पावर क्या है 2p माइनस 1 थीटा कास 2q माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो ये हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है बीटा फंक्शन की। जब ये डेफिनेशन हम दोनों पढ़ लेते हैं तो फिर हम इसके अंदर एक और सब्स्टिट्यूशन करते हैं। एक और सब्स्टिट्यूशन का मतलब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो रिजल्ट है एक और डेफिनेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। जब हम एक और डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास हम उसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हम कहते हैं कि t इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस एक्स। ये हम इसको हम पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन 1 में। जब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो dt है, जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा। अब दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर क्या है -1 है ना। तो -1 इधर बाहर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स इसकी पावर -2 इंटू डी एक्स आ जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स। अब हमारे पास क्या है कि हम उसकी लिमिट को डिस्कस करते हैं। जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं पहले वैल्यू लेते हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं, फिर उसकी क्या करते हैं लिमिट डिस्कस करते हैं। लिमिट जब हम डिस्कस करते हैं टी इज इक्वल टू 0, टी को हम 0 जब कंसीडर करेंगे तो टी 0 कब होगा जब हम एक्स को इन्फिनिटी लेंगे। 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है ना, तो एक्स हमारा क्या होगा इन्फिनिटी। जब हम टी को 1 कंसीडर करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा 0। तो ये जो लिमिट है हम एज इट पुट कर लेंगे। बीटा पी क्यू हमारा इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल इन्फिनिटी टू 0, ठीक है। 1 प्लस एक्स इसकी पावर क्या हो जाएगी p माइनस 1 माइनस 1 प्लस एक्स इसकी पावर क्या होगी q माइनस 1 और -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम इनको क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 यानी x ओवर 1 प्लस एक्स पावर q माइनस 1, ये बच जाएगी ना। 1 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो नोमिनेटर टर्म हमारी x हो जाएगी और डिनोमिनेटर टर्म हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स की पावर क्या है q माइनस 1। तो इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स की पावर क्या है p माइनस 1, इसकी q माइनस 1, यहाँ पे 1 प्लस एक्स इसकी पावर क्या है 2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगी p प्लस q, ये भी -2 बन जाएगा +2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। बीटा फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। अब एक और आप रिजल्ट देखें कि यहाँ पे माइनस था, जब हम इसकी लिमिट चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब वो इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी और ये वाली जो माइनस है ये ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह इनइक्वालिटीज़ के अंदर हम साइन चेंज करते हैं तो रिजल्ट क्या हो जाते हैं रेसिप्रोकल हो जाते हैं। और इसी तरह इसमें भी हमारे पास क्या है अगर साइन चेंज करेंगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास उसकी क्या है एक और डेफिनेशन है बीटा फंक्शन का। जिस तरह गैमा फंक्शन की हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास गैमा फंक्शन है उसकी जो हमारे पास क्या है जी प्रॉपर्टीज़